अस्सलाम नाज़रीन किराम, मुल्क के हालात आगे बढ़ रहे हैं जी। पता नहीं बेहतर से बेहतर हो रहे हैं कि खराब से खराबतर हो रहे हैं, लेकिन सूरत हाल आगे बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि हमारी असेंबलियां काम कर रही हैं। आज सेनेट के उम्मीदवारों के कागजात दाखिल करने की आखिरी तारीख थी, वो भी 2 अप्रैल को इलेक्शन होंगे और जोर शोर तो पैदा होगा, लेकिन नताइज क्या निकलेंगे, सूरत हाल क्या पैदा होगी, क्या हम सियासी तौर पर मुल्क को आगे ले जा सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। IMF का वफद भी आया हुआ है और हमारे नए वजीर खजाना बहुत सी बातें कर रहे हैं। लगता है कि महंगाई का नया तूफान भी आ सकता है और उसके नतीजे के तौर पर हुकूमत के लिए मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं और लोगों के लिए मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। पार्टियों के अंदर भी बहुत सी बातें आ रही हैं। पॉजिटिव खबर तो ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, जो बहुत मुखालफों की नज़र में बड़े मुतनाज़ गिने जाते हैं, वो वजीर आजम से मिले भी हैं और मिलने के बाद उन्होंने जो 2 बयानात आए हैं, उससे लगता है कि फ़हम तफ़हीम की कुछ बात चल रही है। वो कह रहे हैं कि सूबे का हिस्सा हमें मिलेगा, वजीर आजम ने यकीन दिलाया है, हमें मिल जाएगा, हमें वो ही चाहिए, हम उसके साथ बात को लेके आगे बढ़ेंगे। मैं कोई ख़ास पैगाम लेके नहीं आया, लेकिन उन्होंने इशारतन कहा कि जब तक बानी PTI बाहर नहीं आते मामला ऐसे ही रहेंगे, लेकिन लगता है कि फ़हम तफ़हीम की बात कर रहे हैं। उधर से फैसल वाबदा कहते हैं कि जी रमज़ान के बाद उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। लोग कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो हैं, वो वफ़ाक के साथ चल नहीं पाएंगे, वफ़ाक उनके साथ नहीं चल पाएगा, फिर क्या सूरत हाल बनेगी, इसके बारे में फैसल वाबदा साहब कहते हैं उनके लिए मुश्किल वक्त आएगा। पता नहीं क्यों कहते हैं। अच्छा, अब वो एक और भी PTI में एक साहब हैं, शेर अफजल महमद साहब हैं, उन्होंने कोई बयान दे दिया कि जिनके नाम पे पार्टी गई है, सुन्नी कौंसल, इत्तेहाद कौंसल, वो हमने चुनने में गलती की, उन्होंने हमें बताया नहीं कि उनके मेंबर नहीं है वगैरह वगैरह, जैसे कि उनका स्टाइल है गुफ्तगू करने का। उस पर वो हामरजा साहब जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि मैं बोला तो बहुत से लोगों के पोल खुल जाएंगे, लेकिन मैंने चूंकि बानी तहरीक से वादा किया हुआ है, मैं इस बात को आगे निपटाऊंगा, आगे लेकर चलूंगा। तो ये बातें भी होती रहेंगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान भी होती रही थी, आगे भी होती रहेंगी। लेकिन हम किस तरफ चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, महंगाई की क्या शक्ल बनने जा रही है, पार्टियों को आपस में फाहम तफहीम किया है। गजा पर एक करारदाद पेश हुई, वहाँ शाजिया बदरी ने पेश की और उस करारदाद के हवाले से ये आया कि PTI ने उसकी मुखालफत की क्योंकि करारदाद हुकूमत ने पेश की थी और बहुत से दलाइल भी दिए। असद कैसर साहब ने कुछ बातें भी की, लेकिन ये सारी बातें हम किस तरह जा रहे हैं, क्या हम यकजा होके यकसू होके मुल्क को आगे नहीं ले जा सकते। ये बहुत से सवाल जो पैदा होते हैं, जिनका जवाब जो है वक्त मांगता है और हमें देना पड़ेगा। बहरहाल हमारे साथ आज यहाँ स्टूडियो तो हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर नईम मकसूद साहब, कुछ कहनाबाई वो करेंगे हमारी, और राना एहसान अफजल साहब जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और अजहर सदीक साहब PTI के, और असलम गिल साहब पीपल्स पार्टी के। अगर वो शामिल हो गए, पीपल्स पार्टी शामिल होने में जरा देरी कर देती है कभी कभी, तो इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अजहर सदीक साहब, पहले मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, ये क्या जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला मिले हैं, लगता है गुडी गुडी फजा हो रही है वैसे, और क्या आपको क्या नजर आता है, कुछ अच्छा नजर आता है या कुछ वापदा? तो कहते हैं कि रमजान के बाद इनका गोया चल चलाव है, कुछ तरह की बात इशारतन कर रहे हैं। वापडा साहब का अपना स्टाइल है, अपना अंदाज है, आप जानते हैं, उन्हें ज्यादा बेहतर जानते हैं। क्या कहते हैं आप इस मुल्क की सारी सूरत हाल पे, क्या कहते हैं? मैंने तो ऐसे इशारा कर दिया, आपको छेड़ने के लिए समझ लीजिए इशारा कर दिया है। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो लुटेरे हो, जो फ्रॉड करके, या जिन्होंने फॉर्म 45 के साथ जो ज्यादतियां की, जो इलेक्शन कमीशन को और एस्टैब्लिशमेंट को साथ लेकर चले हो, उनके साथ किस बात का इत्तेहाद है, उनसे किस बात की गुफ्तो शरीफ, सवाल ही पैदा नहीं होता। इनमें सिर्फ एक जमात है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो एक जमहूरी जमात है। उससे यकीनन गुफ्तो शरीफ होती रहेगी, ये कभी हुई भी होगी और आइंदा भी देखा जाएगा। जहां तक मुस्लिम लीग नून का सवाल है, यानी उस पे हमारा वोटर, आप ये कहना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी से आपकी गुफ्तो शरीफ हुई है? देखिए, बस साफ सी बात है, मुस्लिम लीग नून इस लायक ही नहीं है कि उससे जो जो एस्टैब्लिशमेंट की जमात हो, जिन्होंने बड़ी बातें बड़ी की हो। अभी आपके पास कोई डाउट रह गया है? होसन नकवी
कौन है? हर एक को पता है कौन है। यानी आप अंदाजा लगा लेना, कोई डाउट तो रह नहीं गया ना। यानी वो लोग, यानी पहले देखे PDM-1 भरी, उसमें सारे ये चीशू का मुरब्बा जो भी है ये सारा शामिल था। इसमें से फिर निकली PDM-0.5, वो निगरान हुकूमतें थी सारी, और PDM-0.5 से अब आ गया है PDM-2 पे ऊपर। तो जहां तक ये है इस हुकूमत से, तो जहां तक अली मीन गड्डापुर साहब का है, वो वजीर आला KP के है, वो वजीर आजम से वर्किंग रिलेशंस के सिलसिले में मिल सकते हैं और उन्हें मिलना चाहिए। और वो जो भी अपने सूबे को बेहतर चलाने के लिए फंड्स की जरूरत है, बाकी जहां तक है इनसे गुफ्तशुनी दे की बात पे है, आए फॉर्म 47 खोले, बल्कि 4 हल्कों का फिर कह दिया है। डरने की क्या बात है? खौफ तो होना नहीं चाहिए भाई। वाकई अगर अवाम के वोट से आए हैं, आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो अंदाजा लगा ले कि चारों चाने, यानी और क्या रह गया कि एस्टेब्लिशमेंट इस हद तक इनकी मदद करेगी कि पूरे का पूरा इलेक्शन पलट के रख दिया। फिर अब एक और बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है कि रिकाउंटिंग के अंदर हजारों वोट पड़ रहे हैं, पता नहीं कौन से फरिश्ते वोट डाल रहे हैं। आप वहां से अंदाजा लगा लें। और अब अगली प्लानिंग क्या है, जो IMF ने कंडीशन रख दी, वो माने या ना माने आपने, नहीं नहीं, वो जो रिकाउंटिंग में मर्जी आप रख। सीटें खो रहे हैं, ये हो रहा है। देखिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि 2/3 अक्सरियत के लिए भी ऊपर से एजेंडा आ गया है। जो ऑपरेशन रजीम चेंज वाला था, वो एजेंडा आ चुका हुआ है, और उसके लिए भी काम चल रहा है कि 2/3 अक्सरियत किस तरह से ले ले, ताकि NFC बदलना है, या जजेस की उम्र, जजेस की एज बढ़ानी है। यानी वो जो एजेंडा तय करके उस प्रोजेक्ट को, और ये प्रोजेक्ट आज का नहीं है, ये लॉयर मूवमेंट से जो शुरू हुआ है, मैं तो लॉयर मूवमेंट में था, मुझे तो पता है ना, उस एजेंडे की तकमील हो रही है इस वक्त। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा, यानी पाकिस्तान को लिबरलिज्म के नाम पर, पाकिस्तान को दीन इस्लाम से दूर करने के नाम पर, आप ये सारा कुछ देखेंगे, ये यही हो रहा होगा। और यही हमारा यही निजाम बैठकर ये, और आने वाले में देखें, ये दाग बेल रखी है इसराइल को तस्लीम करने के लिए। इन्होंने ये सारा जो प्लान बनाया है, एक ग्रेटर एजेंडा है, और बड़ा दुख का मकाम है। इसमें नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तानी कौम का हो रहा है, पाकिस्तानी अवाम का हो रहा है। हम तो यानी ये इस्लामी फोबिया की करारदाद जो पेश ना करने दे, क्या रह जाएगा उन लोगों का, क्या रह जाएगी बात? तो मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, वो एक ही हाल लाएगा, फॉर्म 45 खोले, आप लेकर चले चीजों को आगे, साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ जब आएंगे फिर देखा जाएगा। अभी सवाल ही कोई पैदा नहीं होता कि इन लोगों के साथ, खासतौर पर नून लीग के साथ बैठा जा सके। हाँ, आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर पॉजिटिविटी की चीजें की तो सोचा जा सकता है। ठीक है जी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग से इसका जवाब चाहता हूँ। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो मेरा ख्याल इसका मुनासिब जवाब दे सकते हैं। देखें राना साहब, बात यह है कि मुलाकात भी हुई है, GHQ में जाके वजीर आजम और वज़रा मुलाकात किया, पहले भी होती रही है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये गिना गया है कि सिर्फ वो नहीं आते, ये भी जाते हैं ये शो करने के लिए कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात अच्छे हैं, या ये शो करने के लिए कि मिलिट्री बड़ी बालादस्त है, कुछ लोग इसको यूं कहेंगे, जैसे कि अजहर सिद्दीक साहब कह रहे थे एस्टैब्लिशमेंट की जमात है मुस्लिम लीग टू। तो ये क्या चक्कर है? ये हम तो कह रहे थे ये मुलाकात हुई है, शायद पॉजिटिव बात निकलेगी, कोई रिजल्ट निकलेगा, और वापडा कह रहे हैं कि ये इन पे बुरा वक्त आने वाला है। ये जो अली अमीन गड्डापुर साहब है, एक फर्द की बात नहीं है, यानी कि अजहर अमीर साहब, ये अजहर सिद्दीक साहब भी कह रहे हैं कि कोई इम्कान ही नहीं है मुस्लिम लीग के होते हुए किसी ताल्लुकात के बेहतर होने का। क्या कहेंगे आप? ये तो एस्टेब्लिशमेंट की जमात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नॉर्मल मुल्कों के अंदर ऑपोजिशन और जो गवर्नमेंट है वो मिलके काम करती है मुल्क की मफाद के लिए। और अगर सूबों के अंदर किसी और हुकूमत के चीफ मिनिस्टर्स हैं तो वो जो ड्यू रिस्पेक्ट होती है PM को वो देते हैं। लेकिन क्योंकि PTI की सियासत ही नफरत की सियासत है, PTI की सियासत ही तकसीम की सियासत है, तो इनसे आप तवक्को कर सकते हैं कि अगर कोई इनके चीफ मिनिस्टर ने एक पॉजिटिव जेस्चर फाइनली दे दिया, उसको ख्याल आ गया कि जो आप इंडिपेंडेंट सूबे के अगर CM है तो आप उस सूबे को आप वफाक के साथ लड़ा नहीं सकते और आप आमने सामने नहीं आ सकते। तो अगर उन्होंने कोई अकल की काम कर ही दिया तो अब आप देख लें सारे PTI वाले जो हैं उसको नफी के अंदर तब्दील करने के चक्कर में कि ये तो कुछ भी नहीं है, हमारी तो लड़ाई है, हम तो नहीं छोड़ेंगे, ये तो वो हैं, हम ये हैं। तो ये एक अफरा तफरी इस मुल्क में चाहते हैं। इनका एजेंडा ही यही है कि माशी तौर पे भी आपने देखा कि इन्होंने IMF को खत लिखे,
फिर इन्होंने जीएसपी प्लस स्टेटस के ऊपर इनकी सोशल मीडिया ने वहां कोई 500 ईमेल्स, कोई पिटिशंस जो हैं वो साइन की। उसके बाद इनके जो शहबाज गिल साहब है वो वहां पहुंच ही गए, आईएमएफ के दफ्तर के बाहर एहतजाज कर रहे थे। तो इनका जो माशी कत्ल का एजेंडा है, जो माशी तबाही का एजेंडा है, वो तो ये लॉन्च कर ही बैठे हैं। सियासी तौर पे भी ये समझते हैं कि ये मुल्क जो है उसको हमने स्टेबल नहीं रहने देना। बात ये है कि हमारी नीयत साफ है। हम तो अपना जो एक जिम्मेदारी है कि हमने इस मुल्क को माशी दलदल से भी निकालना है, हमारा ये फोकस है। हमने उसके ऊपर हम गामजन हैं और हम उसी तरफ बढ़ेंगे। हमारी बहरहाल कोशिश रहेगी कि ऑपोजिशन साथ चले। अब इनके जितने मुतालबात हैं, ये हमें कहते हैं जी जाली मैंडेट फलाना ढमकाना, वो हुकूमत के पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। उसका सोल्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, अदालतों में, वो आईनी तौर पे इंडिपेंडेंट है, वहां का रुख करें। बाकी देखें, अवाम देख रही है कि किस तरीके से इनकी मनफी सियासत हमेशा से रही है और उसका तसलसल जारी है। अगर ये लोग कानून को हाथ में लेंगे तो इन पे कानूनी कार्रवाई होगी। अगर ये लोग पुरअमन रहेंगे, अपना एक जमहूरी राइट जो है वो उसको बिल्कुल हम उसको नहीं रोकेंगे, उसमें रुकावट पैदा नहीं होंगे। तो हमारी काविश कोशिश है कि सब लोग मिलकर आगे बढ़ें। बहरहाल पीटीआई से ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। ठीक बात है जी। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के असलम गिल साहब ने हमें ज्वाइन कर दिया है। उनसे भी हम बात करते हैं और देखते हैं कि क्या असलम गिल साहब अभी अगर सिद्दीक साहब बात कर रहे थे, अभी हमारे एहसान अफजल साहब भी बात कर रहे थे, और यानी जो सूरत हाल मुल्क में पैदा हो रही है, आप भी कोलिशन गवर्नमेंट में हैं नहीं भी हैं, लेकिन कोशिश आप यही कर रहे हैं कि फाहम तफहीम के साथ मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। अगर इनसे तो बात हो सकती है पीपल्स पार्टी से, लेकिन मुस्लिम लीग नून से नहीं हो सकती। क्या सचमुच आपकी पीटीआई से कोई बात हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और ये जो कोई मामला, क्या कहेंगे आप? देखिए मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया। गुजारिश ये है कि अगर मुल्क बचाने के लिए और जमहूरियत बचाने के लिए, इस मुल्क के आइन को बचाने के लिए अगर मुस्बत कोई हो तो मुस्बत बातचीत तो हो सकती है, होनी चाहिए इस मुल्क के अंदर। अगर मेरी आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल साफ आ रही है, साफ आ रही है। और मुस्बत बात हो तो मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और मुल्क जब बचाना है, जब हम 15 माह के लिए इस पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद करके, जब जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से जब हमारा इत्तेहाद हुकूमत में आया 15 माह के लिए, तो वो मुल्क बचाने के लिए, कोई अपनी जाति किसी की नहीं थी कि वो 15 माह के लिए वजीर बन जाए और बस वो कोई गाड़ी झंडा एंजॉय कर ले। बात यह है कि आज भी इलेक्शन के बाद जो हम इकट्ठे हुए हैं, उसका मकसद है कि मुल्क डूब जाए और हम अपनी सियासतें करते रहें। हम मुल्क तो बचाएं, मुल्क बचेगा, मुआशी हालात बेहतर होंगे, मुल्क स्टेबल होगा, तो फिर हम अपनी सियासतें भी कर लेंगे। अपनी अपनी सियासत की, हमने अपने अपने मंशूर पे अपने इलेक्शन लड़े हैं। हम इलेक्शन लड़ने के बाद सूरत हाल ये है कि मुल्क के अंदर कोई भी पार्टी जो है वो कोई भी पार्टी जो है वो कोई सादा शख्सियत लेकर नहीं आई। तो हमने सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा था पीटीआई को कि आप आ जाएं मैदान में और हम मिल बैठें और कोई मुल्क का कोई सलूशन ऐसा निकालें, मगर उन्होंने स्टेट वे इनकार कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी और दूसरी जो जमातें हैं वो सारे मिलके उन्होंने हुकूमत बनाई है, जैसे एमकेएम भी हो, एएनपी हो, जितनी भी बलूचिस्तान की भी जमातें भी हैं। तो इसका मकसद ये है कि मुल्क को बचा लें। अगर मुल्क डिफॉल्ट पे चला जाए, मुल्क के हालात खराब हो जाए, मुल्क के अंदर एक शोरश पैदा हो जाए, तो फिर क्या है, फिर तो हम सब देखते रह जाएंगे। इसलिए आज हम जो मुस्लिम नवाज के साथ जो बैठे हैं, आईनी ओहदे हम ले रहे हैं, दूसरी हुकूमत उनके सपुर्द कर दी है हमने टोटल, कि वो अपने जो है वो इजीली हुकूमत कर सके, उनको रुकावट ना हो। तो मैं समझता हूँ ये सब एक मुल्क के लिए आए, माशी हालात को बेहतर कर लें, कुछ तो कर लें। कि लोगों को अब ये है, माह रमजान भी आ गया सर पे और शुरू हो गया खैर से, तो ये है कि दुनिया महंगाई इतनी है, इतना मतलब लोग परेशान है, मुसीबतों में है। तो इसको बचाना नहीं हमने मिलकर, इस मुल्क को नहीं बचाना,
हमने यहाँ मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं बचानी, हमने मुल्क के अपने अदारे नहीं बचाने। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए जो है पीटीआई को चाहिए कि वो इस मुल्क के लिए तरस खाए, मुल्क के ऊपर, मुल्क को इस हालत पे ना हम ले जाएं, अपनी खेल जो हम खेल रहे हैं उसमें हम मुल्क को ना उस हद तक ले जाएं। खुदा के वास्ते पहले मुल्क रखें, फिर अपनी सियासत रखें। जी आ गई। मैं प्रोफेसर नईम मसूद साहब से कोई शामिल करना चाहता हूँ। प्रोफेसर, आपने सारी गुफ्तगू सुनी जी, हर तरह की गुफ्तगू सुनी। वो कहते हैं दोस्ती होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। वो कहते हैं इनसे मुस्लिम लीग से बात नहीं हो सकती, मुस्लिम लीग से नहीं हो सकती तो क्या पीपल्स पार्टी को तोड़ना चाहते हैं? क्या पीपल पार्टी अपने बिट्रे कर देगी मुस्लिम लीग को? ये सारी कहानियां पैदा हो जाती हैं इससे। आप बताइए, अब जा किस तरफ रहे हैं? IMF का वफद यहाँ बैठा हुआ है, GHQ में जाके ये कोशिश कर रहे हैं सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की बेहतरी की तरफ आगे बढ़े, और मंसूबे जितने आ रहे हैं ये कहा जा रहा है कि मिल के चलाए जा रहे हैं। ये सारा आपको क्या सूरत नजर आती है? थैंक यू वेरी मच सजाद मीर साहब। अर्ज ये है कि देखें, एक आम कहावत है कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ये तीनों पार्टियां गो ये पार्लियामेंट में पहुंच चुकी हैं, लेकिन जो इन्होंने बोया था, इन्होंने किसी ने आज एस्टेब्लिशमेंट को के साथ दामनगीर हुए, कोई कल बगलगीर हुए थे। ये जो दामनगिरी और बगलगिरी है, इसी के वो कांटे हैं जो हम समेट रहे हैं, पूरे अवाम समेट रहे हैं। आप देखें कि पिछली हुकूमत जो है उसने पहला जो हाफ है माली साल का 3.395 ट्रिलियन का कर्ज लिया, जो हमारे सर पे कर्जा है और ये पाकिस्तान की तारीख का थोड़े अरसे में सबसे बड़ा कर्जा है। अच्छा, तीनों पार्लियामेंट में मौजूद है। तीनों ये सोचें कि तीनों डेमोक्रेसी की बात करती हैं, तीनों ही ये बात करती हैं कि हम अवाम के लिए आए हैं और तीनों को अवाम ने वोट भी दिए हैं। ये बात चले, थोड़ा हम आगे चलते हैं। ये बात अजहर शरीक साहब ने खूब कर ली कि धांधली हुई, कितनी हुई, कहाँ हुई। चले, हो गई। KPK में उन्होंने अपनी हुकूमत संभाल ली, बाकी सूबों में जिनकी बनती थी उन्होंने संभाल ली। इसका मतलब है कि हमने इलेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया। हमने कोई हार गया, कोई जीत गया, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर और वजारती उज़्मा के लिए। बस अब तक ये साबित हो चुका कि हम पार्लियामेंट में बैठ गए और पार्लियामेंट पाकिस्तान का सबसे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम अदारा है। बस ये साबित हुआ, वहां पहुंचने वाले भी मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम है। अगर ये सब मुअज़्ज़ज़ीन और सारे मोहतरम बैठ के डायलॉग नहीं करते, पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन से डायलॉग नहीं करते, तो जमहूरियत आगे नहीं चल सकती। सबसे पहले ये नफी करनी होगी आपने कि हमने पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करना है, नून लीग से नहीं करना। इस तरह तो ये कुछ भी ना करने वाली बात हुई। जाने ये अजहर सदीक साहब की अपनी राय है या ओवरऑल पार्टी की राय है? होना, इत्तेहाद करना कोई बुरी बात नहीं, जो होना चाहिए। और ये ख्याल कि हम किसी पार्टी से बात नहीं कर सकते या किसी पार्लियामानी ग्रुप से बात नहीं कर सकते, ये कोई मुस्बत बात नहीं हो सकती। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, और सदीक साहब से मैं बड़ा एक आध बुनियादी सवाल पूछता हूँ, वही जो इन्हीं सवालों से पैदा हुआ है, और बात को आगे बढ़ाते हैं। जी नाज़रीन किराम, गुफ्तगू बिल्कुल बिल्कुल वाज़ेह होती नजर आती है। पार्टियां अपनी अपनी स्टैंड पर खड़ी हैं, कुछ कर रही हैं। अजहर सिद्दीक साहब, देखिए, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि मुल्क के मफाद के लिए कुछ इत्तेहाद भी करना पड़े तो ठीक है। दूसरी तरफ आपका कहना यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने फायदे के लिए कोई बात करती तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग से कोई इत्तेहाद नहीं कर सकते, पीपल्स पार्टी से कर सकते हैं। यानी कि एक बात सूरत हाल ये पैदा हो गई कि यह मामला यहाँ तक आ गया हुकूमत से अदम ताउन का कि गजा के हवाले से एक मुश्तरका करारदाद भी हम पास नहीं कर पा रहे। उसमें भी आपको स्टैंड है, एतराज़ात पैदा हो जाते हैं और कुछ बातें खड़ी हो जाती हैं, और कुछ पार्टी के अंदर भी कुछ मसाइल, इसकी तरफ मैं इशारा इसी वक्त कर देना चाहता हूँ ताकि बात खुल के हो जाए इस सेगमेंट में। खास तौर पर वो ये है कि जो आपका हरीफ है, जिनके नाम पर आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बनी है, उनके बारे में वो आपके शेर अफजल मरवत साहब, क्या नाम है उनका, वो बयान दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं, और उन्होंने जवाब में बयान दे दिया कि मैं अपने वादे पे कायम हूँ, वरना मैं बात करूंगा तो बहुत ही पोल खुल जाएंगे। क्या क्या सूरत हाल है, क्या कैसी मुश्किल में फंस सकती है आपकी पार्टी?
अच्छा, पहली तो बात मैं सबके लिए बताता चलूं। देखिए, हमें वोट जिसने अवाम ने वोट दिया है, वो मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद के लिए वोट नहीं दिया। उन्होंने अगर हमें इत्तेहाद के लिए वोट दिया तो बिल्कुल करना है ना। जब दिया ही नहीं अवाम ने, तो हमने तो अवाम की तर्जुमानी करनी है। हमने कोई जातियात करी और दूसरा किसके साथ ठीक है। की है, झूठे पर्चे कराओ, क्या कुछ नहीं किया। इस तरह की फसाइयत जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में नहीं हुई है। तो यानी ये किस मुंह से बात करते हैं? ये यानी इन्होंने मां सिवाय लूट मार करने के अलावा, मुल्क के कर्जों की तादाद अभी पता चल जाएगा आपको। अभी 6 महीने ये हुकूमत कर ले, अंदाजा हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 3.5 साल के लिए हुकूमत मिली, बाकी 85 के प्रोजेक्ट तो यही है। यानी अब हमारी आवाम जो समझती है, हमारा वोटर समझता है कि इनके पास कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते मुल्क को, ये तो जबरदस्ती आकर बैठे हैं, मुल्क को मजीद तबाही होगी। तो हम इस तबाही का हिस्सा क्यों बने? हमने इस तबाही का हिस्सा बनना चाहते। हम अपना अपना नुक्ता जो रखते हैं उसी पे चलेंगे आगे। अगली जो बात है ना, कि जहां बैठकर यानी क्या मसला है? करारदाद एक असेंबली में आ रही देखिए, थी, मैं उसका आवाज आ रही मेरी? जी आ रही। अच्छा, देखें, दूसरी बात आ जाए। दूसरी बात है कि ये जमहूरी हुकूमतें हैं। यहाँ अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा होती या जुल्फकार अली भुट्टो साहब होते तो जमहूरी बात करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन कमीशन ने क्या कुछ नहीं किया। इंतखाबी निशान तो ले लिया, पार्टी डिसबैंड कर दी। ये कभी भी कबूल नहीं करना था जनाब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने। और जो बातें हो रही है ना, वही हमें लाकर कॉर्नर कर दिया। ये सिर्फ इमरान खान को हराने के लिए ये तमाम सियासी जमातें और एस्टेब्लिशमेंट गठजोड़ हो गया। उस गठजोड़ ने जेल में रखा। अभी भी आज मैं इमरान खान साहब से अभी जेल में मेरी मुलाकात हुई है। वो हिम्मत और हौसले में है और झूठे केसेस फेस कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड का केस भी झूठा केस है, पैसे सारा वापस आ गया, कोई 1 टके का फायदा नहीं हुआ। सिर्फ बताने की बात सिर्फ इतनी है कि इलेक्शन कमीशन ने जो एक बीज बोया है, वो एक नफरत का बीज बोया है। कि आपने एक पार्टी से इंतखाबी निशान लेके क्या किया कि उसके यानी हमें लिस्ट दाखिल नहीं करने दी। लोग कहते हैं कि गलती की हमारी, कोई गलती नहीं थी हमारी, हमें लिस्ट दाखिल नहीं करने दी गई। उन्होंने कहा कि आप आजाद हैं। फिर 13 जनवरी को एक फैसला दे दिया कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा नहीं सकते। हमने ठीक है, हमने उस वक्त नजरियाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक इत्तेहाद किया, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन ने पाबंदियां लगा दी। लाहौर हाईकोर्ट गए, उन्होंने कहा कि हमें पार्टी के तौर पर इलेक्शन लड़ने दें। इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, आप पार्टी के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। फिर उसके बाद मखसूस किस्तों की बारी आई कि लिस्ट लेना है। अब उसके लिए हमने किसी ना किसी पार्टी से इत्तेहाद तो करना था। अब ये सवाल ये नहीं है, सवाल बड़ी सिंपल सी बात, वो कह रहे हैं कि इत्तेहाद ही नहीं हो सकता था। आप अक्सर तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नहीं लड़ा, लिस्ट नहीं दी। फिर लिस्ट तो देने की कोशिश करते रहे, लिस्ट ली नहीं उन्होंने। ये तो अब इसीलिए इसको चैलेंज किया गया है सेक्शन 215 को भी, जो आइन का आर्टिकल 17 कहता है कि किसी पार्टी को अगर बैन करना है तो मुल्क की सालमियत के खिलाफ पार्टी कोई काम करे तो वो पहले वफाकी हुकूमत ऑर्डर जारी करेगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट देखेगी। समझ आ गई। आप अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू पे कायम है कि हमें कोई बातचीत इनसे नहीं करनी चाहिए, ना हो सकती है। ठीक बात है, ठीक है। ठीक है अफजाल सुने, आ जाए बातचीत पे। फार्म 45 खोले, हम कब कह रहे हैं आए बातचीत पे, आए जरा बात करती है ताकि दूसरे लोगों की राय भी ले लूं ना जी। फरमाइए। मैं कह रहा हूँ कि आ जाए, फार्म 45 खोले, फार्म 45 खोले। किसने कहा 4 हल्के खोले? कोई मुश्किल काम है इनका? इन्हें डरना तो नहीं चाहिए इस बात के लिए। खोले साथ, फिर बातचीत भी करते हैं इनके साथ। आए पहले ये काम तो इब्तिदा तो करें अल्लाह का नाम लेकर, ताकि आवाम मुतमईन हो। हम आवाम को वो जवाब दे इस बात के कि आपके वोट से, आपके वोट के साथ ये किया है, वो क्लियर हो जाएगा। 4 हल्के खोल ले, फार्म 45 खोल ले, सारा पता चल जाएगा। ठीक बात है, आपकी बात आ गई। आप जी राना एहसान अफजल साहब, आपने सारी ये बात सुनी है। मैंने सवाल गजा के बारे में पूछा था, वो इन्होंने गोल कर दिया, ठीक है। उसकी तरफ इन्होंने इशारा कर दिया है कि जो पार्टी के दरमियान आपस में बात होती है कि इसकी सीटें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो पार्टी का बयान कुछ आता है, वो उनके सरबराह कुछ बयान देते। आप सारी सूरत हाल में क्या आपको नजर आता है? ये तो बातचीत करने को कम से कम आपसे तैयार नहीं है। आप किस तरह बात को आगे ले जाना चाहते हैं? आपको हुकूमत करनी है, चलाना है, मुल्क चलाना है, सारा मामला करना है, कैसे चलाएंगे?
देखिए, बात ये है कि इन्होंने कहा कि फॉर्म आप 47 45 खोल दें। हमने नहीं खोलने। वो पहले भी खुलवाए थे 4 हलकों में, और इनका झूठ साबित हुआ था। फिर लोगों ने 35 पंक्चरों की भी कहानी सुनी। बहरहाल इन्होंने 4 हलके क्यों खुलवाने, ये पूरे 100 के 100 हलके खुलवाएं, अदालतों से खुलवाएं, इलेक्शन कमीशन के पास जाके खुलवाएं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में खुलवाएं, कोई नहीं इनको रोकता। वो जो आईनी और कानूनी रास्ता इनके पास अवेलेबल है वो इख्तियार करें और वो खुल जाएंगे। अब बाकी तो हमारा देखें, बात ये इख्तलाफात अगर हम रखना चाहें तो हमारे पास भी बहुत सारी बातें हैं कि इन्होंने झूठ के ऊपर अब साइफर को इस्तेमाल किया, झूठा इल्जाम लगाया, रियासत पे लगाया, हमारे पे लगाया कि हम अमेरिकन साजिश के जरिए आए। इन्होंने झूठे करप्शन के इल्जामात हमारे पे लगाए, रगड़ा दिया हमें 3.5-4 साल, और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक सबसे करप्ट हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में पीटीआई की थी। ये इंटरनेशनल अदारे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह इन्होंने 9 मई के वाकयात किए, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। इन्होंने तो हम कहें कि जी हम इन बुनियादों पे इनके साथ बातचीत नहीं करते, तो हमारा भी मौक़िफ़ बड़ा दुरुस्त है। ये एक इस्टेब्लिशमेंट की जमात खुद रही है। इन्होंने 4 साल जो हुकूमत की वो डिक्टेटरशिप से ज्यादा और फासिज्म से ज्यादा कुछ नहीं था। तो बात ये, लेकिन हमारा ये रवैया नहीं है। अब मैंने आपको पहले भी कहा था, हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं। हम समझते हैं कि मुल्क को आगे बढ़ना है, और लोग अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं। अब ये अगर तो देखें, ये अदालतों के जाने के बजाय ये असेंबली को ना चलने दें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाने के बजाय ये मुल्क को ना चलने दें, तो डेफिनेटली फिर हमारे पास तो कोई और पीछे कोई रास्ता नहीं रह जाता। हम कानूनी कार्रवाई जो है, जो भी कानून के मुताबिक हुई वो करेंगे। लेकिन बहरहाल हम तो चाहते हैं कि ये शामिल हो, असेंबली को भी चलने दें। और अभी तक देखें, इनके काफी हद तक जो लोग हैं, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में हिस्सा बने, ये स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा बने, इन्होंने ओथ लिए, तो ये अब वहां के सीएम यहाँ आ गए, तो बहुत सारे पॉजिटिव चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन जो इनके स्पोक्स पर्सन है या कुछ सेक्शन इनका जो जमात का है, वो चाहता है कि लड़ाई झगड़ा रहे, ये दुश्मनी बनी रहे। तो मेरे ख्याल से ये आपस में भी जमात के अंदर कंफ्यूजन है। कुछ लोग जिस तरह वो मरवत साहब हैं, अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इनका नाम है, उसी वही जमात से ये जाने जाते हैं, अब उनसे लड़ाई लेके बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे इनकी क्योंकि क्यादत इस वक्त कोई है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, जो गौहर साहब हैं वो इन कंट्रोल नहीं है, तो हर बंदा अपनी पॉलिसी लेके चल रहा है। पूरी जमात कंफ्यूजन का शिकार है, कभी कोई कुछ बयान दे देता है तो कभी उसके ऑपोजिट बयान आ जाता है। तो अभी ये जमात खुद तो मुतहरिक हो जाए तो इनसे हम तो तैयार हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन लगता है ऐसे है कि ये जमात खुद टूट फूट का शिकार है, कंफ्यूजन का शिकार है। और वो कंफ्यूजन जो है, ये फिर इनके जो रवैये हैं, जो एक नेगेटिव रवैये उसमें नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात पूर्ण कर आए असलम गिल साहब। आपने सारी ये बात सुनी, आप कुछ इत्तेहाद की, ताउन की, मदद की, एक दूसरे से मिलकर चलने की जमहूरी रवायत के मुताबिक बात समझते हैं, कुछ करना चाहते हैं। ये जो सारी फजा आपको नजर आती है, ये आपको इसलिए सुनाई गई है ताकि आप बताएं कि आप चल सकेंगे इसी मामले में। कोई रास्ता नजर आता है आपको, और कोई मामला नजर आता है कि आप आगे लेके चलें? दोनों धारे, मुस्लिम लीग नून भी आपकी हरीफ जमात है, और इनके साथ आप बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए जमहूरियत की खातर, ताकि बात बनती दिखाई देती है। हेलो आवाज आ रही है? ये आवाज सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये बात हो रही थी यहाँ पे, तो जनाबे वाला वो हमारी जो पार्टियों ने हमें मैंडेट नहीं दिया, पीसीआई के भाई को बात कर रहे थे कि हमें मैंडेट नहीं मिला, तो हम तो इस तरह इनके साथ बैठ सकते हैं। देखिए, इलेक्शन में इनके मशहूर में कहीं ये नहीं लिखा था कि हम कन्फ्रंटेशन करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, हम पीपल्स पार्टी के साथ या मुस्लिम लीग नून के साथ या अदर किसी जमात के साथ नहीं बैठेंगे। ये तो नहीं था कि अवाम ने कहा जी ठीक है। तो मैं समझता हूँ एक बात तो ये बिल्कुल नामुनासिब बात है, क्योंकि सियासत के अंदर अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो मुल्क कैसे चलेगा? सियासी जमातें को डिक्टेटरशिप कायम कर रही हैं। यहाँ पर जब हमको बात करते हैं, कहते हैं जी वो डिक्टेटर, तो डिक्टेटर का मतलब है कि अपने एक
उन्होंने अपनी मर्जी से जो ऑर्डिनेंस जारी कर दिए, जो फैसले कर दिए, उनको पूछने वाला नहीं होता, वो पार्लियामेंट के ताबे नहीं होते। तो यहाँ पर तो सियासी जमातें मुल्क के लिए बेहतरी के लिए उन्होंने रास्ते निकालने होते हैं, पाकिस्तान के अवाम के लिए रास्ते निकालने होते हैं, ताकि पाकिस्तान के अवाम को कुछ उसकी उनका जो मैंडेट जो आम वादे करते हैं, जलसों में करते हैं, जुलूस में करते हैं कि गरीब अवाम के लिए कुछ करेंगे, हम लड़ाइयाँ लड़ेंगे, गरीब अवाम के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम इस मुल्क के लिए कुछ नहीं करेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश ये है पीटीआई के जो दोस्त हैं कि खुदा के लिए यहाँ खड़े ना हो जाए फॉर्म 45 पे या 47 पे, आगे चले, अदालतें बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वहां पे चले जाएं। हम भी जाते रहे हैं, हमारे ऊपर भी बहुत जुल्म सितम होता रहा है जिंदगी में, तारीख में, हमने भी अदालतों में रास्ता लिया है, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो सब भी ठीक है, अदालतों में चलते रहे। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए यहाँ एक वही मैं ना मानूं मैं ना मानूं मैं ना मानूं वाली रीड खत्म कर दें। वही अल्फाज चोर 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 चोर, कुछ नहीं मिलेगा। मैं समझता हूँ कि पीटीआई को, अगर आज पीटीआई ने यह रास्ता ना लिया, ये एक बात खुश आइंद है कि चीफ मिनिस्टर केपी के प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलने आए हैं। जी हाँ जी, आप प्रोफेसर नईम मसूद साहब, आपने सारी ये गुफ्तगू सुनी। ये तो बात आपस में पार्टियों की आपस में इत्तेहाद बनता दिखाई देता नहीं, बातचीत बनती नहीं है। पीटीआई का मौक़िफ़ तो अज़हर सिद्दीक साहब ने बहुत वाज़ेह बयान कर दिया कि ये कौन होते हैं, इनके पास तो 45 फार्म और 47 फार्म की जो लड़ाई है उसके लिए वो ये तो मुंतखब ही नहीं हुआ, हम उनसे बात क्यों करें, हमें वोट इसलिए नहीं मिला कि हम इनसे बात करें। और दूसरे जो कहते हैं कि वो पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने अब क्या नजर आता है, कोई हम मसले बड़े, IMF का मसला सर पे खड़ा है, मुल्क के इत्तेहाद का मसला, सियासी इस्तेहकाम का मसला सामने खड़ा है, टेररिज्म का मसला सामने खड़ा है, बहुत सारे मामला हैं जो हमारे सामने है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात तो बिल्कुल नजर आते हैं, वाज़ेह हैं कि GHQ में जाके वजीर आजम ने और उनके साथियों ने मुलाकात की है। क्या आपको क्या दिखाई देता है, कुछ मामला कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये है जो सब दोस्त करते हैं और मानते भी हैं लेकिन अमलन नहीं कर रहे, वो है डायलॉग। लेकिन एक मैं आपको अर्ज करूं मीर साहब, 1997 में पीपल्स पार्टी 17-18 लोगों के साथ असेंबली में बैठी, कौमी असेंबली में। 2002 के इलेक्शन में 17-18 के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बैठी, उन्होंने वहीं से अपने रास्ते निकाले और वो भी धांधली की एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे थे। जब 2018 में इलेक्शन हुआ तो जो कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ हुआ वो भी सबको पता है, वो भी पार्लियामेंट में बैठे। आज भी जरूरत इस अमर की है कि पार्लियामेंट में बैठे। देखिए, खुर्शीद शाह एक तरफ हलीफ है लेकिन कल कानून साजी पे वो खिलाफ हुए, सरकार के खिलाफ बोले और उन्होंने कहा अपोजिशन ठीक कह रही है। अपोजिशन कौन थी? ये तहरीके इंसाफ ही थी ना। सो जब आप असेंबली में चले गए हैं, आपकी कसीर तादाद है, रहा शौक 45 और 47 का, अगर तो 45 का बयानिया बना के आगे जाना है, इसका मतलब है कि हम ना IMF से बात करना चाहते हैं, ना हम जमहूरियत चलाना चाहते हैं। अच्छा, मैं क्यों ये कह रहा हूं? मैं ये नहीं कह रहा इनकी नीयत है। मैं तारीख के दायरे से जब देखता हूं, जब मुस्लिम लीग नवाज अपोजिशन में होती थी, दीवार के साथ लगी होती थी और एस्टेब्लिशमेंट ने लगाया होता था, वो रास्ता गुफ्तगू से निकालते थे या वो सदाएं भुगतते थे। इसी तरह पीपल्स पार्टी भी दीवार के साथ लगी होती थी। मैं ये मान लेता हूं कि तहरीके इंसाफ को वो ड्यू प्रोसेस नहीं मिल रहा, वो फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा, लेकिन इन्हें एक फ्लोर मिल गया जो बहुत आला फ्लोर है और इन्हें KPK में हुकूमत मिल गई है। ये उस फ्लोर पे जो बात कौम के हक में अब बबांगे दोहल कहें, जिस तरह मैं ये इनकी नीयत को समझता हूं कि ये फलस्तीन वाले मामले में, ये उस मामले में ये चाह रहे थे कि वो बात वो जो असेंबली में हो रही थी ये सबके हम नवा हो, ये हुकूमत के कौम के हम नवा थे ही, लेकिन गुस्से की हालत में ये उस मोशन को इन्होंने इनकार कर दिया। और बाद में समझ आई जो ये बताते फिरते हैं, ये गुस्से में इलेक्शन कमीशन को इतना रगेद गए हैं। कल की बात है कि अफजल जो शेर अफजल मरवत है, उन्होंने भी कहा भाई हमसे गलती हुई, एक पार्टी छोड़ी, दूसरी छोड़ी, तीसरी से जा मिले। फिर उसकी अली जफर, बैरिस्टर अली जफर ने भी तस्दीक कर दी कि जनाब हमारा कसूर है, इसलिए ना हमें रिलीफ मिला इलेक्शन कमीशन से और ना हमें रिलीफ मिला
पेशावर हाई कोर्ट से। अब बात यह है कि इस इलेक्शन कमिश्नर को जिस बिल के साथ मजबूत किया गया था, ट्रिब्यूनल मजबूत किए गए थे, वो इमरान खान का दौर था। और फिर दूसरी बात यह भी कि इस इलेक्शन कमीशन को, कमिश्नर को लाया क्या कौन था? वही इमरान खान लाए थे। इनके साथ बनी कहां से नहीं, वो जो धुंध छा गई थी डस्का के एक इलेक्शन से, वो दिन और ये दिन। मैं नहीं कहता, मैं ये भी कहता हूं कि धांधली हुई है, लेकिन धांधली कैसे हुई है? केपीके में अपनी मर्जी का इलेक्शन हुआ है, मुल्तान में अपनी का, ये धांधली सबके साथ हुई है। बात आ गई, मुझे एक वक्फा देना पड़ रहा है, एक वक्फा देते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, और बात तो कंक्लूड होनी नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि सिद्दीक साहब अब इन अशारों की वजह से खास तौर पर हर जगह लड़ाई कर रहे हैं, और फलस्तीन के मसले पे भी लड़ाई कर रहे हैं, और हर मसले पे एक झगड़ा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का भी नुकसान कर लेंगे, और बाबला के बकौल 1 महीने के अंदर मिसाइल पैदा होंगे, और बहुत सी बातें हैं। तो इन बातों पर गौर करने के लिए हमें क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। आपका मुतालबा सिर्फ एक है कि 45 फार्म को तस्लीम कर लो, वो नहीं मानते तो क्या करें? हुकूमत तो चल रही है, एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ये नाज़रीन कराम, सारी सूरत मैंने वाज़ेह कर दी है। अजहर सिद्दीक साहब, सिर्फ मुझे ये कहना है कि आपने खैबर पख्तूनख्वा का भी नुकसान करना है, अपना भी नुकसान करना है, मामले को खराब करना है, या किसी की बात को आगे बढ़ाना है, कि किसी की बात पर रहना है कि ये 45 का फार्म वो तो नहीं मिल रहा, अब कैसे चलेंगे, क्या करेंगे आप? मुख्तसर, मुझे बहुत मुख्तसर जवाब चाहिए इस वक्त। देखिए, असल बात यह है कि हम सबकी यादाश्त बड़ी कमजोर है। सब बात तो करते हैं, लेकिन हमारी पंजाब के भी हुकूमत थी, हमारी खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत थी। हमने वक्त से पहले असेंबलियां इसलिए तहलील की थी कि ये मुल्क आगे की तरफ जाए, लेकिन उस वक्त क्या हालात थे, यानी हमें ये ना बताया जाए हम पे कोई एहसान नहीं किया। जहाँ 7-8 हम खोल लें, वहां 45 खोल लें, वहां के भी खैबर के पख्तूनख्वा के किसी ने कहा, कोई शिकायत दी किसी ने? आपको ट्रेंड आपको नजर आ जाना चाहिए। जहां जहां फेयर इलेक्शन हुआ है वो आपके सामने है। रहील असर का हल्का देख ले, गुलाम दस्तगीर का देख ले, आपका स्टैंड ये कि फॉर्म 45 को ले जाए, इसके अलावा कोई हल नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, राना इहसान, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? वो कहते हैं 45 खोलो तो बात बनती है, वरना नहीं बनती। आप क्या कहेंगे? इसका जवाब हम 12 दे चुके हैं कि वो हमने नहीं खोलने, ये जाएं इलेक्शन कमीशन से चार हलकों के ना फॉर्म खुलवाएं, पूरे इलेक्शन के खुलवा दें, हमें कोई मसला नहीं है। जाएं इलेक्शन कमीशनों में, अदालतों में, आपको सबको साथ लेकर चलना है। अब आप क्या, वो तो शोर बचाए हुए हैं। देखें, अगर इन्होंने बात, ये जो कायदे कानून मौजूद थे 2018 के इलेक्शन के बाद, वही आज मौजूद हैं, उसके मुताबिक ही आगे काम चलेगा। कोई ये स्पेशल नहीं है कि इनके कहने के ऊपर जो है जो मर्जी ये कहें होता रहे। ठीक है जी गिल साहब, ये बात तो बिल्कुल है, तो बात तो फिर बनती न दिखाई नहीं देती ना जी। नक्शा ये है, सूरत हाल जो बनती है कि कहते हैं फॉर्म 45 खोले जाए, इधर हुकूमत चल रही है, हुकूमत आगे चल रही है, वो IMF के पास जा रहे हैं, वो आपके जो यूरोपीय यूनियन स्टेटस दे रखा है उसको चैलेंज कर रहे हैं, वो हर किस्म की गजा फलस्तीन पर भी करारदाद आती है, उसके दरमियान खड़े हैं। तो कैसे फाहम तफहीम होगी फिर? देखिए, बात यह है कि जहां इनका मुफाद होता है वहां पे ये नरमी पैदा कर लेते हैं, वहां पे अपने मौक़िफ़ को चेंज कर लेते हैं। चीफ मिनिस्टर KP के प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलने आए हैं, वहां उनकी गुफ्तगू हुई है सारे मुल्क में, सब ने कहा कि ये मुस्बत इक़दाम है, इसको वेलकम किया गया इस बात को। तो अगर वहां पे आप बैठ रहे हैं मुफ्ती नवाज के साथ या दूसरी इत्तेहादी गवर्नमेंट के साथ, तो दूसरे मामलों में हम क्यों नहीं आप लोग बैठते? फॉर्म 45 ये होगा या 47 होगा, आप जाए खुदा के लिए। यहाँ हाई कोर्टें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, आप हाई कोर्ट पेशावर गए हैं, वहां के खिलाफ फैसला आया है, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाए। तो ये जो चीजें हैं, जिस तरह के आप इस तरह एक जगह पे खड़े हो गए हैं, मैं समझता हूँ इस तरह मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम नहीं चलता, आइन नहीं चलता।
आप इस जिद को छोड़ दें। जो जिद आपने पहले की हुई थी कि चीफ मिनिस्टर भी नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा, सब एक फैसला, फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर मिला भी और बात को आगे बढ़ाएंगे कहना चाहते हैं। प्रोफेसर साहब, आप क्या कहते हैं? आप कैसे इस बात को बयान करना चाहेंगे? देखिए, बात यह है, अगर तो फार्म 45 को खोलने का बार बार आप अपील करें या डिमांड करें तो ये तो पूरी होने वाली नहीं है। इसका मतलब है कि आप अमन नहीं चाहते, आप पार्लियामेंट नहीं चाहते, आप जमहूरियत नहीं चाहते। वरना फर्ज करें रिकाउंटिंग हो जाती है, रिकाउंटिंग में कोई नून लीग का, कोई काफ लीग या कोई बे लीग जीत जाती है, फिर भी ये तहरीक इंसाफ को मंजूर नहीं है। ये तहरीक इंसाफ को बैठ के सोचना होगा। इनसे भी बड़े ब्लंडर हो रहे हैं कि क्या इन ब्लंडर्स के साथ चलना चाहते हैं या एक नए सिरे से चलना चाहते हैं। देखने में तो साफ नजर आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट हर एक से हाथ कर गई है। अब कहीं जमहूरियत से और पार्लियामेंट से हाथ करवाना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह। ठीक जनाब, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वक्त बहुत कम है, हम आखिरी सेगमेंट में बात को कंक्लूड बॉटम लाइन में आप लोगों से पूछूंगा, उसके बाद हम इस कोशिश करेंगे कि बात किसी नतीजे तक पहुंचनी तो नहीं है, पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी, वक्त बहुत कम है, सबको मैंने पहले बता चुका हूं। सिद्दीक साहब, आपसे सबसे पहले सवाल पूछ रहा हूं, बॉटम लाइन क्या हो सकती है? 45 वाली बात तो मानी नहीं जा रही। जमहूरियत के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये बताइए मुझे। देखिए, मैं सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो, बैठकर तय करें कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल माइनस होगा, उतना का रोल होगा जितना होना चाहिए। किसी तरह के ताले आजमा का और इस तरह का रोल लेके उंगलियां पकड़ के, यानी जो बातें बड़ी करते रहे जनरल बाजवा, वही जनरल बाजवा के साथ आकर बैठकर हाथ में हाथ डालकर आगे आए। ये तय कर ले, ये मुल्क आगे चला जाएगा। जिस दिन आपने ये अगर वाकई ये कर लिया ना, तो फिर देखिएगा आप, हम भी आगे बढ़ेंगे, सारे आगे बढ़ेंगे। मगर ये नहीं करना उन्होंने, जो कि पैदावार की एस्टैब्लिशमेंट की है, जियाउल्लाह की पैदावार जमात है ये। और आप अभी मरियम बातें बड़ी करती थी, आपकी बात समझ आ गई, सब मिलकर बैठे तो बात बन सकती है। इसी सूरत में बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। इहसान अफजल साहब, आप क्या कहेंगे इस बात के जवाब में? देखिए, मुल्क को आगे बढ़ना है और मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जरूरत है। मैं समझता हूं कि मुल्क दुश्मन एजेंडा नहीं होना चाहिए, सियासत में पोलराइजेशन नहीं होनी चाहिए। हमारी हुकूमत मुल्क को आगे लेके जाना चाहती है, ऑपोजिशन के साथ और रियासती इदारों के साथ मिलके, हमांगी के साथ। लेकिन अगर कोई जमात उस दायरा कार में ना आए तो हम क्या कर सकते हैं? असीम गिल साहब, आप क्या कहेंगे आप इस बात पे? मैं समझता हूं कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं रही इस वक्त। अगर पीटीआई ने गलती की, क्योंकि उससे पहले अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क के अंदर कोई गैर आईनी इकदाम नहीं उठाया गया और मौका फराहम किया गया कि ताकि मुल्क के अंदर जमहूरियत जो है वो बहाल रहे और इसका तसलसल जारी रहना चाहिए। तो पीटीआई को चाहिए, जिस तरह उन्होंने चीफ मिनिस्टर का फैसला किया है, चीफ मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं, इस तरह की रास्ता निकालें ताकि आगे मुल्क जो है, मुल्क की बेहतरी हो। बिल्कुल ठीक है जी। प्रोफेसर नईम मजबूर साहब, लास्ट वर्ड, बॉटम लाइन। देखिए, 2018 में एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ को लेके आई, इनकी मोहब्बतें थी, वो मोहब्बतें खत्म हो गई। तो ये चल नहीं सके किसी के साथ तश्तरी में रख के हुकूमत पीडीएम के पास या सो कॉल्ड पीडीएम के पास आई है। अब भी ये मौका है कि ये पार्लियामेंट में बैठ के मिड टर्म करा लें, प्री मिड टर्म करा लें। ये फार्मों से, ये इलेक्शन कमीशन से ने सब कुछ करना है, अदालतों ने या एस्टेब्लिशमेंट ने, तो फिर सारे लोग जो अपनी क़यादत के दावे हैं वो वापस ले लें। बात है नाज़रीन किराम, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी। देखें हमारे मुल्क में किस तरह की कंफ्यूजन फैली हुई है। ये हमारा मुकद्दर है, हमें इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इसी में से हमें रास्ता निकालना है। अनारकी में से, इंतशार में से एक हमाहंगी निकला करती है, एक ऐसी सूरत निकला करती है जो आगे लेके बढ़ा करती है। क्या पाकिस्तान में ये सूरत हाल पैदा हो सकती है? इस पर हमें गौर करना चाहिए। इसके साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।